जय हिंद दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर, कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया। होता क्या है, इसको बनाया क्यों गया, बहुत कुछ है जानने को। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे देश में जो पावर शेयरिंग है सरकार के बीच में, वो हॉरिजेंटल है। इक्वल पावर शेयरिंग है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। एक का काम है कानून को बनाना, दूसरे का काम है कानून को इंप्लीमेंट करवाना, और तीसरे का काम है कानून को प्रोटेक्ट करना। हमारे देश में अगर कभी भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है या लोगों को न्याय देने का अधिकार किसके पास है? लोगों को न्याय चाहिए, लोग अदालत के दरवाजे खटखटाते हैं। अच्छा, अदालतों में बैठा कौन होता है? अदालतों में न्यायकर्ता कौन है? न्यायाधीश, जिसको जज कहते हैं। तो सवाल यह उठता है कि इन जजों की नियुक्ति के पीछे किसका हाथ होता है? सरकार का हाथ होता है? पार्लियामेंट का हाथ होता है? कि वहां के अपने अंदर के लोगों का हाथ होता है? इसको लेकर हिंदुस्तान में बड़ा डिबेट चला है। एक दौर ऐसा था जब हिंदुस्तान में जजों की नियुक्ति में सरकार का कंट्रोल होता था। तो फिर लोगों ने कहा कि अगर सरकार का ही कंट्रोल करना है तो ये वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्यों है? क्यों आप ये कहते हो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों के पास इक्वल पावर है और ये तीनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते? अगर जुडिशरी के जजों की नियुक्ति में एग्जीक्यूटिव का हाथ होगा तो फिर ये बात तो गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन है अपने ही बातों में। तो बड़ा डिबेट चला। इतिहास अगर उठाकर देखेंगे, फर्स्ट जज केस 1987, देन सेकंड जज केस 1997, कई सारे केसेस हुए। अल्टीमेटली फिलहाल हिंदुस्तान में जजों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है और आज प्रेजेंट में भी इस कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही हिंदुस्तान में जजों की नियुक्ति होती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस दैट हैज इवॉल्व्ड थ्रू जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान में कॉलेजियम सिस्टम को इसलिए बनाया गया ताकि जजों की नियुक्ति और जजों के ट्रांसफर इसी सिस्टम के अंडर में किया जाए। इसमें पार्लियामेंट का किसी भी तरह का कानून शामिल ना हो, पार्लियामेंट की किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट ना हो और संविधान का कोई प्रावधान इसमें शामिल ना हो। अच्छा, कॉलेजियम को लीड कौन करता है? देखिए, कॉलेजियम दो जगह पर होती है। एक होती है सुप्रीम कोर्ट में, एक होती है हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पूरे हिंदुस्तान में एक ही है, दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम होती है उसको हेड करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि इस वक्त है एनवी रमना। और इनके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज भी होते हैं इस कॉलेजियम में, मतलब कि एक सीजेआई एंड इसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज। अच्छा, हाई कोर्ट की जो कॉलेजियम होती है उसमें हाई कोर्ट का, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। इसके अलावा यहां पर 4 लिखा है, मैं 4 को काट देना चाहता हूं। 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे उस पर्टिकुलर कोर्ट के। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी के हाई कोर्ट की बात करूं तो यूपी में हाई कोर्ट कहां पर गए? इलाहाबाद में, जिसको अब प्रयागराज कहते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होगा उसमें हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का सीजेआई, चीफ जस्टिस, सीजेआई नहीं, चीफ जस्टिस होगा, प्लस उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजे के बाद, मतलब चीफ जस्टिस के बाद जो सेकंड और थर्ड नंबर के जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनको कॉलेजियम में नियुक्ति दी जाएगी। तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, और जो कॉलेजियम होता है हाई कोर्ट का उसमें उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ओके, नेम्स recommended and for appointment by a high court, collegium reaches the government only after approval by the CJI and the Supreme Court collegium। अब देखिए, अगर हाई कोर्ट में किसी की नियुक्ति करनी है, हाई कोर्ट के द्वारा कॉलेजियम जब बनेगा, हाई कोर्ट में कॉलेजियम बनेगा, हाई कोर्ट के कॉलेजियम में कौन होगा? आपको पता है, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज। तो कोई भी नाम अगर हाई कोर्ट रेकमेंड करेगा कि इनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं जाएगी। पहले
सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम उसको अप्रूव करेगा, तभी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी। मतलब हाई कोर्ट के कोलेजियम के द्वारा रेकमेंडेड किया गया नाम पहले किसके पास जाएगा अप्रूवल के लिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस के पास, प्लस सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम के पास। जब वो अप्रूव करेंगे देन वो नाम जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। एंड जजेस ऑफ हायर जुडिशरी are appointed only through the collegium system and the government has a role only after names have been decided by the collegium। तो जैसा कि मैंने बताया कि जजों की नियुक्ति इसी कोलेजियम सिस्टम के तहत होती है। मैं डिस्ट्रिक्ट जज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जितने भी आपके हायर जुडिशरी होती है उनकी अपॉइंटमेंट इसी कोलेजियम सिस्टम के तहत होती है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, सरकार पिक्चर में तब आती है, गवर्नमेंट पिक्चर में तब आती है जब यह कोलेजियम कुछ पर्टिकुलर नाम डिसाइड करता है, सरकार को देता है, सरकार से कहता है कि अब जो खेलना है इसी में खेलो, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रेज ऑब्जेक्शंस एंड सीक क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग द कोलेजियम चॉइसेस, बट इफ द कोलेजियम reiterates the same names, the government is bound under constitutional bench judgment to appoint them as judges। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम या हाई कोर्ट का कोलेजियम कुछ नाम रेकमेंड करता है सरकार को, सरकार उसमें किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन क्रिएट करती है कि नहीं, हमें ये पर्टिकुलर इंसान नहीं चाहिए एज ए अपॉइंटमेंट के तौर पर, और क्लैरिफिकेशन मांगती है कि आपने इनका नाम क्यों दिया, ठीक है। तो कोलेजियम क्या करेगी? कोलेजियम चाहे तो क्लैरिफिकेशन देगी कि इनका नाम क्यों रखा गया, लेकिन अगर कोलेजियम ने दोबारा से वही नाम रेकमेंड कर दिया तो सरकार को फिर दोबारा ऑब्जेक्शन रेज करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ एक बार ऑब्जेक्शन रेज किया कि आपने इसका नाम क्यों दिया, ठीक है, कोलेजियम ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, देन देयर आफ्टर कोलेजियम ने उसी नाम को रिटेरिएट किया, मतलब कोलेजियम ने कहा कि नहीं यही नाम जाएगा, तो सरकार को उस पर्टिकुलर नाम को अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। तो सरकार का रोल यहां पर थोड़ा सा बाउंडेड है। चलिए अब बात करते हैं जो वेरियस जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हमारे देश में होती हैं उनका प्रोसीजर क्या है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है वही सीजेआई होता है, ठीक है। और हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वही सीजेआई प्लस सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करता है। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जजेस हैं, इंक्लूड सीजेआई, मतलब सीजेआई 32+1, जिसमें 1 सीजेआई है और 32 आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो टोटल 33 जजेस हैं। अच्छा, इन जजों की संख्या बढ़ाने और घटाने का काम किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट कर सकती है। अभी कुछ साल पहले 31 जजेस थे, पार्लियामेंट ने उसको 33 कर दिया। अच्छा, as far as the CGI is concerned, the outgoing CGI recommends his successor। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रिटायर होगा, जब उसका कार्यकाल खत्म होगा, तो वो अपने सक्सेसर को रेकमेंड कर सकता है। तब अगला सीजीआई कौन होगा उसको रेकमेंड कर सकता है। जैसे कि श्री अरविंद बोबडे जो लास्ट सीजीआई थे, उन्होंने एनवी रमना को, जो कि फिलहाल हिंदुस्तान के सीजीआई हैं, उनको अपना सक्सेसर नियुक्त किया। इन प्रैक्टिस इट हैज बीन स्ट्रिक्टली बाय सीनियरिटी एवर सिंस द सेपरेशन कंट्रोवर्सीज ऑफ द 1970। अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस में आपका हमेशा से यही रखा गया कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वही आपका सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनेगा। मगर 1970 में इंदिरा गांधी ने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी थी, जब उन्होंने इमरजेंसी के दौरान, मतलब इमरजेंसी लगने के पहले, केशवानंद भारती केस के बाद इन 1973, ठीक है, 3 सीनियर मोस्ट जज रहने के बावजूद चौथे सीनियर मोस्ट जज को उठाकर सीजीआई बना दिया था। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कौन थे जिनको इंदिरा गांधी ने नियुक्त किया था केशवानंद भारती केस के बाद एज अ न्यू सीजीआई ऑफ द इंडिया, ठीक है, 3 सीनियर मोस्ट जज रहने के बावजूद, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरह अपॉइंट किया जाता है? फॉर अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द प्रपोजल इज इनिशिएटेड बाय द सीजीआई। देखिए, सीजीआई की नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करेगा सीनियरिटी के बेसिस पर, यूजुअली अभी जो प्रैक्टिस चलती आ रही है।
सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस, मतलब कि टोटल 33 जजेस हैं, जिसमें कि आपका एक सीजेआई है और 32 जजेस हैं। तो इन 32 जजेस की नियुक्ति के लिए प्रपोजल इनिशिएट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द सीजेआई कंसल्ट द रेस्ट ऑफ द कोलेजियम मेंबर एज वेल एज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट हेलिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट टू विच द रिकमेंडेड पर्सन्स बिलोंग। अब मान लीजिए कि सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे ही तो किसी बंदे को उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना देंगे। जो हाई कोर्ट का जज होगा, अगर वो अपॉइंटमेंट के लिए आपका क्वालिफाइड गया, एलिजिबल गया, तो उसी को तो आपका क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बंदे को उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दोगे, ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को बनने की भी अपनी एक एलिजिबिलिटी होती है, अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज जिसको बनाया जाएगा, उसका प्रपोजल इनिशिएट करेगा सीजीआई। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस प्रपोजल को इनिशिएट करने के बाद डिस्कस करेंगे, कंसल्ट करेंगे उस पर्टिकुलर नाम पर, किसके साथ मिलकर, कोलेजियम मेंबर्स के साथ मिलकर, सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलकर। इसके अलावा जिस हाई कोर्ट के बंदे को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा रहा है एज जज को, मतलब जिस हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है, उस कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज से भी कंसल्ट किया जाएगा। एंड जो भी कंसल्टी होंगे वो अपना रिकॉर्ड, अपना ओपिनियन राइटिंग में लिखेंगे कि वो क्यों चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान को सुप्रीम कोर्ट का नया जज बनाया जाए। अगर चाहते हैं तो क्यों, नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं। और ये उस कोलेजियम के द्वारा बनाई गई पूरी की पूरी रिपोर्ट का हिस्सा होगा जो कि वो रेकमेंड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद कोलेजियम अपने रिकमेंडेशन को लॉ मिनिस्टर को देती है, कानून मंत्री को देती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को देता है, मतलब कानून मंत्री से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री एडवाइस करता है कि हां इस बंदे को अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी नियुक्ति किस तरह की जाती है, देखिए। The Chief Justice of the High Court is appointed as per the policy of having Chief Justice from the outside the respective state. किसी भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाता है वो इंसान उस पर्टिकुलर स्टेट का ना हो, इसको ध्यान में हमेशा रखा जाता है। मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, अगर यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में वहां के चीफ जस्टिस को जब नियुक्त किया जाएगा तो ये बात ध्यान में रखी जाएगी कि जो भी चीफ जस्टिस बनेगा वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला ना हो, वरना वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये ध्यान में रखी जाती है। द कोलेजियम टेक्स द कॉल ऑन द एलिवेशन। कोलेजियम यहां पर अपना काम करती है। High Court judges are recommended by a collegium comprising the CJI and the 2 senior most judge. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए आपका एक कोलेजियम बनाई जाती है। उस कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई होता है और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में 4 सीनियर मोस्ट जज और सीजीआई होते हैं। ठीक है, द प्रपोजल हाउ एवर इज इनिशिएटेड बाय द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द 2 सीनियर मोस्ट कलीग। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा कि जो सीजीआई होता है, जो रिटायर कर रहा होता है, वो अपने सक्सेसर को रेकमेंड कर सकता है। ठीक उसी तरह जो चीफ जस्टिस किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट का रिटायर हो रहा है, उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो अपने सक्सेसर को क्या कर सकता है, रेकमेंड कर सकता है, उसका प्रपोजल इनिशिएट कर सकता है। लेकिन उसके लिए पहले वो 2 सीनियर मोस्ट कलीग के साथ क्या करेगा, कंसल्ट करेगा।
उसके बाद वो रिकमेंडेशन किसको भेजी जाएगी? चीफ मिनिस्टर को, जो कि गवर्नर को एडवाइस करेगा। उसके बाद वो प्रपोजल जाएगा यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास, एंड सो ऑन। आगे आप लोगों को पता है, यूनियन लॉ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो कोलेजियम का काम यही होता है दोस्तों कि हिंदुस्तान में क्या तय करना कि जजेस की नियुक्ति किस प्रकार होगी, क्योंकि हमेशा से इस बात का बवाल रहा है कि अगर सरकार का ही इंटरफेरेंस है, अगर सरकार ही तय करेगी कि कौन बनेगा कौन नहीं, तो आपका काम क्या रह जाएगा? फिर जुडिशरी फिर आपका कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कहां से कहलाई। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया कोलेजियम सिस्टम आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मस्त रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।